क्या आप सब खैरियत से होंगे। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए ला रहे हैं आज लेक्चर नंबर 2 ऑन जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017। अगर हम जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 की बात करेंगे, इस पर ऑलरेडी जो है मैंने लेक्चर फर्स्ट अपलोड किया हुआ है। लेक्चर फर्स्ट आप देख सकते हो, उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है कि जनरल फाइनेंशियल रूल्स है क्या, कहाँ से आए, इनकी हिस्ट्री क्या है, इनकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, फीचर्स क्या है और इंपॉर्टेंस क्या है जनरल फाइनेंशियल रूल्स की। ठीक है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन जो होता है जनरल फाइनेंशियल रूल्स, वो ऑलरेडी हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है या हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है अपने YouTube चैनल पे। गॉट इट। अब आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा आपके साथ लेक्चर 2। अब लेक्चर 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा देखते हैं। लेक्चर 2 में हम अगर देखेंगे, हम पढ़ने वाले हैं ये कि अगर हम जनरल फाइनेंशियल रूल्स की बात करेंगे ना, जनरल फाइनेंशियल रूल्स में आपको अगर चैप्टर फर्स्ट आप देखोगे ना, चैप्टर फर्स्ट में आपको मिलेगा रूल 1 to 6। गॉट इट। रूल 1 to 6 किस में मिलेगा? चैप्टर फर्स्ट में। यानी हम आज चैप्टर फर्स्ट जो है वो खत्म करने वाले हैं। अब रूल फर्स्ट तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है, अब क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं रूल 2 to रूल 6। यानी इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रूल 2 to रूल 6। सो हम डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। लेट्स गेट स्टार्ट। देखो, तो अब हम डिस्कस कर रहे वाले हैं रूल 2। रूल 2 जो है आपका वो डील करता है किसके साथ? डेफिनेशंस के साथ। यहाँ पे बहुत सारे डेफिनेशंस दिए गए हैं और ये डेफिनेशंस हम एक 1 by 1 जो है अच्छे से पढ़ लेंगे। अब डेफिनेशंस स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देखोगे, ACC सैक 1 सैक 2 के पेपर्स देखोगे, वहाँ पे आप बहुत सारे डेफिनेशंस आपको मिलेंगे लास्ट ईयर पेपर्स में। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट जो होता है हर पेपर में देखने को मिलती है, चाहे सैक 1 की बात करेंगे, सैक 2 की बात करेंगे या ACC की बात करेंगे, वो है आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूं फंड्स ऑफ इंडिया से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फंड्स ऑफ इंडिया। फंड्स ऑफ इंडिया में यूजुअली आप पाओगे 3 फंड्स। यानी फंड्स ऑफ इंडिया की अगर हम बात करेंगे ना, फंड्स ऑफ इंडिया को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो है आपका कंसोलिडेटेड फंड, दूसरा है आपका कंटिजेंसी फंड, वो पढ़ने वाले हैं, तीसरा है आपका पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। गॉट इट। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। देखो, कंसोलिडेटेड फंड अगर आप GFR निकालोगे यानी जनरल फाइनेंशियल रूल्स निकालोगे, जो कब फ्रेम किए 2017 में, जब वो फ्रेम किए गए, अगर आप वो बुकलेट निकालोगे, वहां पे आप सिंपली पाओगे कंसोलिडेटेड फंड की डिफिनेशन ये कि कंसोलिडेटेड फंड मीन्स द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रेफर्ड इन आर्टिकल 266 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वो फंड है जो कहाँ पे है, जो किस में आता है, जो आपका आता है आर्टिकल में। किस आर्टिकल में आता है? 266 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करोगे, वहां पे अगर आप आर्टिकल 266 सबसेक्शन 1 देखोगे तो वहां पे मिलेगा आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये कौन कहता है? ये कहता है GFR। GFR ने इसी मतलब अंदाज में डिफाइन किया है किसको? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को। लेकिन मैं ये एक्सप्लेन करूंगा इन सिंपल वर्ड्स में, और ऐसा एक्सप्लेन करूंगा कि कोई बुक खोलने की जरूरत नहीं है, कोई भी बुक खोलने की जरूरत नहीं है, कोई भी सोर्स देखने की जरूरत नहीं है। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट मैं ये अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इन फाइनेंशियल टर्म्स में। ठीक है, अब देखो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मींस वो फंड जो जनरेट करता है गवर्नमेंट बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड लोन्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। देखो, सबसे पहली बात कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता क्या है? ये वो फंड होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट जनरेट करती है। किससे? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स से। सबसे पहले किससे करती है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस से, और लोन्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट, और जो लोन लेती है इंडियन गवर्नमेंट बाकियों से, वहां से जो फंड आता है ना, वो फंड कहलाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या? मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं। देखो, डायरेक्ट मीन्स सिंपली द टैक्स व्हिच इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली फ्रॉम द SSC। अब ये SSC वर्ड क्या है? मैं थोड़ा सा इसको SSC को यहां पे डिफाइन कर देता हूं, क्योंकि SSC वर्ड मत आएगा आगे, तो इसीलिए SSC मीन्स वन हु इज लायबल टू पे द टैक्स। जिसको टैक्स पे करना होता है ना, उसको कहते हैं टैक्स टर्म्स में SSC। क्या कहते हैं? SSC। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी इनकम है, लेट्स सपोज मेरी इनकम है 7 लाख से ज्यादा, और मैं आता हूं टैक्स स्लैब में, मैं आता हूं, ठीक है, अगर मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा ना, मैं अगर टैक्स पे करूंगा ना डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, देन मैं क्या हूं? मैं हूं SSC। SSC इज वन हु इज लायबल टू पे टैक्स। यानी मैं आई एम लायबल फॉर द टैक्स, देन मुझे एक नाम दिया जाता है किसमें? टैक्स टर्म्स में। वो क्या है? वो है SSC। ठीक है, तो यहां पे मैं डायरेक्ट टैक्स को डिफाइन करता हूं। मैं कहता हूं कि डायरेक्ट टैक्स मतलब वो टैक्स होता है जो एक SSC डायरेक्टली देता है किसकी तरफ? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ। मैं समझाता हूं। फॉर एग्जांपल हमारी सैलरी होती है, जब हमारी सैलरी होती है, अगर सैलरी पे हमारा टैक्स लग जाएगा तो वो टैक्स एट सोर्स ही डिडक्ट होता है ना,
टैक्स एट सोर्स ही डिडक्ट होते हैं, यानी हमारी सैलरी जो होती है ना वहां पे ऊपर से वो कट जाता है। वो ऊपर से ही कट जाता मतलब मीन्स कि हम डायरेक्टली पे कर रहे हैं टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, हम डायरेक्टली पे कर रहे हैं टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वहां वो जो भी इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगी ना वो किस में आएगा आपको, वो आएगा आपका डायरेक्ट टैक्स में, ठीक है। कॉर्पोरेशन, जो भी कॉर्पोरेशन होती है ना, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में अगर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देखेंगे ना वो है कॉर्पोरेशन की, किसकी है, कॉर्पोरेशन जो टैक्स देते हैं ना वो कौन सा है, वो है डायरेक्ट टैक्स। वैलेट टैक्स, गॉट इट, वैलेट टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे बड़ा टैक्स जो है आपका वो है आपका जीएसटी, जो 2017 में 1 जुलाई 2017 में जो वो कैम इनटू फोर्स, ठीक है ना। अब जीएसटी की बात अगर हम करेंगे वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। मुझे बताओ जीएसटी किस पे देते हैं आप, गुड्स एंड सर्विस पे। वो क्या एक एसएसटी डायरेक्टली देता है टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, नो वो नहीं देता है। तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स मींस द टैक्स व्हिच इज डायरेक्टली पेड बाय एन एसएसटी टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड इनडायरेक्ट टैक्स मींस द टैक्स व्हिच इज नॉट डायरेक्टली पेड बाय एन एसएसटी टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। गॉट इट, दिस इज सिंपल डेफिनेशन और ये अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। गॉट इट। हाँ देखो अब सुनो, अब कंसोलिडेटेड फंड में आपका क्या है, एक तो आपका डायरेक्ट टैक्स है, ग्रे आपका एक तो आपका टैक्सेस आएगा, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक। और दूसरा आएगा लोन्स, दूसरा आएगा लोन्स। यानी जब ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो होता है वहां पे कौन से फंड्स आपके जमा होंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स जो भी आएगा, और जो भी हम लोन से ना लोन जो लेंगे गवर्नमेंट जो लोन लेगी फ्रॉम अदर्स, और वो फंड जो आएगा वो भी किस में रखेंगे हम, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। गॉट इट। अब सिंपल, अब आगे जाएंगे, आगे ये भी इंपॉर्टेंट है, आगे ये भी इंपॉर्टेंट है, जब अगर गवर्नमेंट यहां से किसी को लोन देगी, अगर गवर्नमेंट यहां से किसी को लोन देगी और रिटर्न में लोन फिर वापस मिलेगा ना, ठीक है, और साथ ही साथ उस लोन पे हम इंटरेस्ट लेंगे ना, तो इंटरेस्ट ऑन एंड रिटर्निंग ऑफ लोन वो भी किस में जमा होगा, वो भी आपका इसी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा होगा। अब ये सुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट क्यों है मैं समझाता हूं। देखो द गवर्नमेंट मीट्स ऑल इट्स एक्सपेंडिचर फ्रॉम दिस फंड। देखो गवर्नमेंट जो होती है ना, जितना भी गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर होता है, चाहे आपको कोई रोड बनाना होगा, चाहे कोई बिल्डिंग बनानी होगी, चाहे डेवलपमेंट करनी होगी, तो उसके लिए आपको एक्सपेंडिचर होगी, ओब्वियसली होगी एक्सपेंडिचर। हमें घर में भी एक्सपेंडिचर होती है, लेकिन यहाँ घर की बात नहीं कर रहा मैं, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। जब गवर्नमेंट को कोई भी एक्सपेंडिचर होगी ना, अगर वो ये लेकिन ये एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट को होगी वो ये मीट करेगी थ्रू विच फंड, थ्रू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब कंटिजेंसी फंड से मीट करेगी एक्सपेंडिचर, नो। पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया से मीट करेगी एक्सपेंडिचर, नो। देन कैसे करेगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। आगे जाएंगे, आगे है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका कंसोलिडेटेड फंड। क्यों है, क्योंकि इसी फंड से तो आप मीट कर रहे हो एक्सपेंडिचर, तो ये तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट बनेगा ही बनेगा। अब ये जो है ये है मेरे ख्याल से सुपर इंपॉर्टेंट है। द गवर्नमेंट नीड्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल टू विड्रॉ मनी फ्रॉम दिस फंड। देखो जब भी फंड्स विड्रॉ करना होता है ना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो वहां पे क्या करना होता है, गवर्नमेंट को पहले अप्रूवल की जरूरत होती है। गवर्नमेंट ऐसे फंड्स नहीं निकालेगी, मैं ऐसे फंड्स निकालूंगी नहीं, ऐसे नहीं निकाल सकती। गवर्नमेंट नीड्स प्रॉपर अप्रूवल, ठीक है ना। तो किसका अप्रूवल गवर्नमेंट को चाहिए, पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। देखो मनी बिल्स जो होती है ना वो ऐसे ही पास होती है। मनी बिल्स कैसे पास होती है, वहां तो अप्रूवल चाहिए ना, किसका, पार्लियामेंट का। तो वो मनी बिल्स ही होता है ना, वो क्या होता है, वो कौन सा फंड है, वही तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। गॉट इट। अब आगे जाएंगे, आगे देखो, आगे देखो यहाँ पे सुपर इंपॉर्टेंट ये है कि जो है हमारा सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो ऑडिट करता है इन फंड्स को। किन फंड्स को ऑडिट करता है, इन्हीं फंड्स को। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है ना उसको ऑडिट कौन करता है, सीएजी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। कैग इसको क्या करता है, ऑडिट करता है। देखो एट द एंड अगर आप देखोगे ना, एट द एंड आप अगर देखोगे, एट द एंड क्या होता है, हर साल के बाद ऑडिट होता है, हर साल के बाद ऑडिट होता है। और ऑडिट भी कौन करता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ही करता है। लेकिन यहाँ पे कौन करता है, यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड को ऑडिट कौन करता है, कंसोलिडेटेड फंड का ऑडिट जो है वो करता है आपका कैग। गॉट इट। अब आगे जाएंगे, आगे हम रूल 2 में ही पढ़ेंगे कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। देखो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जैसे आपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में देखा कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में सिंपली लिखा गया कि जो किस आर्टिकल में आएगा 266, वैसे लिखा है जीएफआर में कि कंटिजेंसी फंड वो फंड है जो कि आपको कहाँ में मिलेगा, जो कि आपको मिलेगा 267 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब ये है वहां पे डिफिनेशन दी गई, लेकिन हम इसको अच्छे अंदाज में डिफाइन करेंगे कि कंटिजेंसी फंड है क्या। अब एक्सप्लेन मैं करता हूं। कंटिजेंसी फंड मीन्स द फंड व्हिच इज यूज्ड टू मीट द अनएक्सपेक्टेड एंड अनफोरसीन एक्सपेंडिचर। कंटिजेंसी फंड होता है वो फंड जो हमें जो हम यूज करते हैं कोई भी अनएक्सपेक्टेड एंड अनफोरसीन एक्सपेंडिचर, कोई भी अनएक्सपेक्टेड एंड अनफोरसीन एक्सपेंडिचर, यानी अभी हमें पता नहीं है फ्यूचर में क्या हो सकता है, कोई ऐसा एक्सपेंडिचर हो सकता है, या कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर हो सकता है, या कोई ऐसी कंटिजेंसी हो, कोई ऐसी इमरजेंसी हो, वो मीट करने के लिए हमें फंड्स की जरूरत हो, तो वो फंड कौन सा हम वहाँ पे यूज करेंगे, कंटिजेंसी फंड। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, कल कोई भी नेचुरल डिजास्टर, फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक या फ्लड आएगा, फॉर एग्जाम्पल खुदा ना करे कोई अर्थक्वेक या फ्लड आएगा, तो उस वक्त आपको फंड्स की जरूरत पड़ेगी ना। आप वहाँ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं निकालोगे, फिर किससे निकालोगे, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से, या कंटिजेंसी फंड। मैं आपको थोड़ा सा एक बात, आपने कभी कंटिजेंसी लायबिलिटी पढ़ी है,
कंटिजेंसी लायबिलिटी पढ़ी आपने? तो कंटिजेंसी लायबिलिटी क्या होता है? कंटिजेंसी लायबिलिटी मीन्स द लायबिलिटी जो अराइज होगी विच डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर, मतलब जो फ्यूचर इवेंट्स होंगे ना, फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम होगा ना, वो डिसाइड करेगा कि लायबिलिटी अराइज होगी कि नहीं होगी। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है, मैं समझाता हूँ ऐसा कि कंपनी का कोई कंपनी है ऐसी, उसका केस चल रहा है, उसका केस चल रहा है किस में? कोर्ट में, ठीक है। अब उस कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने ऑलरेडी जो है कुछ फंड्स रखे कि अगर हमें पेनल्टी का पे करनी पड़ेगी तो हम वो पे कर लेंगे। अब मुझे बताओ यहाँ पे फ्यूचर में ये भी हो सकता है कंपनी को छूट भी मिल सकती है और कंपनी को पे भी करना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो फ्यूचर इवेंट्स डिसाइड करेंगे कि ये आपकी लायबिलिटी बन जाएगी कि ना बन जाएगी। तो वैसे यहाँ पे फ्यूचर इवेंट्स डिसाइड करते हैं कि कंटिजेंसी फंड आपका क्या बनेगा। अगर डिजास्टर हुआ तो कंटिजेंसी फंड जो है वो आप वो कंसिडर कर सकते हो कि ये इतना मुझे कंटिजेंसी फंड लगा, ठीक है ना। अगर नहीं हुआ तो कंटिजेंसी फंड जो है आपका, वो जितना फंड वो रखा जाएगा, मैं अभी बताता हूँ कि कितना रखते हैं हम यूजुअली, तो वो उतना ही मतलब वो हम रखते हैं, लेकिन वो कंटिजेंसी फंड फिर हम एज ट्रीट नहीं करेंगे। कहने का मतलब यही है कि कंटिजेंसी फंड जो है ना, ये वर्ड निकला किससे? कंटिजेंसी लायबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे भी क्या डिसाइड करता है? फ्यूचर इवेंट्स, और वहाँ पे भी क्या डिसाइड करता है? फ्यूचर इवेंट्स। तो सिंपली कंटिजेंसी फंड मीन्स वो फंड जैसे हम मीट करते हैं अनएक्सपेक्टेड एंड अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल अगर कभी कोई डिजास्टर आएगा खुदा न खास्ता फ्यूचर में, तो उसके लिए अगर हमें फंड्स की जरूरत होगी तो हम वो मीट करेंगे कैसे? कंटिजेंसी फंड से, ठीक है। अब यहाँ पे कितना फंड हम रखते हैं कंटिजेंसी फंड में? कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है ना, कितना हम रखते हैं? अब मैंने अभी ये लेटेस्ट नहीं देखा है, फिर भी आप देख लेना। तो मेरे ख्याल से जो मैंने पिछले पढ़ा था वो है, इसका कॉर्पस जो है वो है 500 करोड़। कितना है? 500 करोड़, यानी 500 करोड़ हम रखते हैं किसके लिए? कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि द सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस होल्ड्स दिस फंड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये फंड किसके पास होता है? ये फंड होता है जो सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस होते हैं ना, वो उसके पास ये होता है फंड, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो मैं क्या कह रहा हूं, यहां ये फंड जो हम यूज कर सकते हैं ना, ये प्रेसिडेंट को हम देते हैं, यानी एग्जीक्यूटिव यहां पे होता है। यहां पे आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए, यहां पे आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब प्रेसिडेंट के पास ही होता है ये फंड्स, लेकिन उसके बदले कौन रखता है अपने पास? सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस। गॉट इट? ये इंपॉर्टेंट है। अब और एक इंपॉर्टेंट ये कि हर एक स्टेट का अपना कंटिजेंसी फंड होता है, और कमेंट्स में लिखोगे 2024 में जम्मू एंड कश्मीर का क्या कंटिजेंसी फंड रहा है, या जम्मू एंड कश्मीर के पास कितना कंटिजेंसी फंड जो है वो रखा गया है, क्योंकि हर एक स्टेट के पास अपना कंटिजेंसी फंड होता है, ताकि कभी अगर कोई फ्यूचर में ऐसा कोई नेशनल डिजास्टर आ जाएगा तो उसके लिए वो फंड जो है वो जो है हम यूज कर सकते हैं। और वो किस में आता है? आर्टिकल 267 सब सेक्शन 2 यहाँ पे, ठीक है। गॉट इट? आगे जाएंगे, देखो आगे हम पढ़ेंगे रूल 2 की ही। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे डेफिनेशन से, हम पढ़ रहे हैं पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। अब पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया सिंपली अगर आप जीएफआर देखोगे तो वहाँ पे पाओगे 266 सब सेक्शन 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे आप पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया पाओगे। अब पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया क्या है वो हमें इंपॉर्टेंट समझना है। देखो ऑल द पब्लिक मनी, पब्लिक अकाउंट्स मीन्स मतलब ही होता है पब्लिक मनी। क्या होता है? पब्लिक मनी अदर देन दोज कवर्ड इन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बगैर जो भी पब्लिक मनी होगी ना, वो पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में आता है, ठीक है। अब रिसीव्ड बाय आर ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट आर क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट, ठीक है। अब जो भी हम रिसीव करते हैं वो किस अकाउंट में हम फिर करते हैं? पब्लिक अकाउंट में ऑफ इंडिया में। अब थोड़ा लिए पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है क्या बेसिकली? देखो सबसे पहली बात ये कि जो भी सेविंग्स होती है ना, किन की? एम्प्लॉइज की या मिनिस्टर्स की, डिपार्टमेंट्स की, जो भी सेविंग्स होती है ना बैंक्स में, ठीक है, वो हम वो सेविंग्स जो होती है वही ये पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया होता है, वही ये पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। अब देखो सुनो मेरी बात, आपने प्रोविडेंट फंड पढ़ा होगा ना? प्रोविडेंट फंड पढ़ा नहीं होगा, प्रोविडेंट फंड हम आगे पढ़ेंगे। जो प्रोविडेंट फंड होते हैं ना, वो भी एक डिपॉजिट ही है, वो भी किस में आ जाएगा? वो भी इसी पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में आएगा। इसमें बहुत सारे यानी जो भी डिपॉजिट्स होते हैं ना, किन की? एम्प्लॉयज़ की, मिनिस्टर्स की, डिपार्टमेंट्स की, जो बैंक्स में रखना, वो पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया ही होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के पास ही होता है ना, गवर्नमेंट के पास ही होता है ना वो, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। अब इंपॉर्टेंट ये है कि देखो गवर्नमेंट डज नॉट नीड परमिशन टू टेक एडवांसेस फ्रॉम दिस अकाउंट। अब ये इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है ये कि गवर्नमेंट को कोई परमिशन नहीं चाहे कि अगर वो इस अकाउंट से फंड्स जो है वो निकाल सकती है। गवर्नमेंट ओबियसली इस फंड से निकाल सकती है, कैसे? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से निकाल सकती है, लेकिन वहाँ पर गवर्नमेंट को क्या है, वहाँ पर गवर्नमेंट जो है उसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, किससे? पार्लियामेंट से, गॉट इट, या कैबिनेट से। अब यहाँ पे इन एक्सपेंडिचर्स का ये ना ऑडिट कौन करता है? वो भी करता है सीएजी, ठीक है, गॉट इट। अब आगे जाएंगे, आगे हम पढ़ेंगे और डेफिनेशंस। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस में ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। अब ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर क्या होता है? यूजुअली हम इसको कहते हैं डीडीओ, ठीक है, डीडीओ को कहते हैं ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रेजरीज में मिलेगा, डीडीओ जो हेड ऑफ द ट्रेजरी होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सुनो, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर क्या होता है, कैसे हम ड्राइंग एंड ऑफिसर को डिफाइन कर सकते हैं? देखो
सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आप देखोगे जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017, वहाँ पे ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर को कैसे डिफाइन किया है पहले वो देखेंगे, फिर मैं अपने वर्ड्स में इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर मीन्स सिंपली हेड ऑफ द ऑफिस, ऑफिस का हेड या कोई भी गैजेटेड ऑफिसर, ठीक है ना, या कोई भी गैजेटेड ऑफिसर जिसको डेजिग्नेट किया होगा किसने, डिपार्टमेंट ने। या तो आएगा हेड ऑफ द ऑफिस, या आएगा कोई गैजेटेड ऑफिसर, या तो आएगा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यानी एचओडी, या तो कोई एडमिनिस्ट्रेटर आएगा जो ड्रा कर सकता है बिल्स और पे कर सकता है पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सिंपल, कोई भी हेड ऑफ द ऑफिस। डीडीओ क्या होता है, डीडीओ मतलब होता है हेड ऑफ द ऑफिस, या तो हो सकता है हेड ऑफ द ऑफिस, या तो हो सकता है ये कोई भी गैजेटेड ऑफिसर जो डेजिग्नेट किया होगा डिपार्टमेंट ने, या तो होगा ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, या तो होगा ये कौन, एडमिनिस्ट्रेटर। यानी यहां पे हेड ऑफ द ऑफिस, हेड ऑफ ऑफिस, ठीक है, हेड ऑफ ऑफिस, या होगा कोई गैजेटेड ऑफिसर, ठीक है, या होगा कोई एचओडी, ठीक है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, या होगा कोई एडमिनिस्ट्रेटर। अब इनमें से कोई भी होगा जो ड्रा करेगा और पे करेगा, क्या, जो ड्रा करेगा बिल्स और पेमेंट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको कहा जाता है डीडीओ। ठीक है, ये कौन, ये हमें बताता है जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 की डिफिनीशन है ये। अब मैं इसको इजी वर्ड्स में ऐसे डिफाइन करता हूं, देखो मैं कहता हूं कि ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर वो ऑफिसर होते हैं जिसको पावर्स मिले हैं, जिसको पावर्स असाइन किए गए हैं कि आप ट्रांजिट कर सकते हो गवर्नमेंट मनी, यानी गवर्नमेंट मनी टू ट्रांजिट द गवर्नमेंट मनी वेदर इट इज अ रिसीट ऑफ द मनी और पेमेंट ऑफ द मनी। या यूं कहे, डीडीओ जो होता है उसके पास पावर्स होते हैं, वो क्या रिसीव कर सकता है मनी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एंड स्पेंड कर सकता है मनी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। तो सिंपली डीडीओ कौन सा होगा, डीडीओ होगा सिंपली कोई भी, डीडीओ क्या होगा, वो ऑफिसर कोई भी ऑफिसर जिसको अथॉरिटी मिली है, जिसको पावर्स मिले हैं कि वो रिसीव कर सकता है, क्या रिसीव कर सकता है, मनी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट के बदले, ठीक है, और वो स्पेंड कर सकता है मनी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, यानी रिसीव भी कर सकता है और स्पेंड भी कर सकता है मनी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। वही होता है ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। अगर आप अपनी ट्रेजरीज में जाओगे, ट्रेजरीज में आप डीडीओ को पाओगे, तो डीडीओ की फंक्शन क्या है वहां पे, डीडीओ तो सिंपली वहां पे क्या करता है, वो तो सिंपली वहां पे रिसीव मनी करता है, क्योंकि एट द लोअर लेवल पे किसके पास पैसे आते हैं, डीडीओ के पास पैसे आते हैं, तो डीडीओ रिसीव पैसे करता है, ठीक है ना, ऑन बिहाफ ऑफ व्हाट, लेकिन वो किसके बल है वहां पे, वो तो गवर्नमेंट ही वहां पे, वो तो गवर्नमेंट की फंक्शन है, वो तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट ही है ना, तो ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट वो रिसीव मनी कर रहा है ना। अब वो पे करेगा या स्पेंड मनी करेगा, ये इस मनी को उसको स्पेंड करना है, फॉर एग्जांपल डालना है किन के अकाउंट्स में, सैलरी अकाउंट्स में डालना है, अब वो वहां पे स्पेंड कर रहा है, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ व्हाट, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो सिंपली डीडीओ मतलब होता है वो अफसर जो आपका क्या करेगा, रिसीव करेगा मनी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एंड स्पेंड करेगा मनी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। सिंपल है डीडीओ। आगे जाएंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे हम दो, देखो यहाँ पे हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल ईयर किसको कहा जाता है और कैलेंडर ईयर किसको कहा जाता है। देखो सिंपली फाइनेंशियल ईयर आप लोगों को पता होगा, जो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल और एंड होगा 31 मार्च, जो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल और एंड होगा 31 मार्च, उसको कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। गॉट इट। और कैलेंडर ईयर क्या होता है, यूजुअली जो ईयर हमारा चलता है जो 1 जनवरी को स्टार्ट होता है एंड होता है 31 दिसंबर, वो आपका कैलेंडर ईयर होता है। लेकिन अगर हम फाइनेंस की बात करेंगे वहां पे हम कौन सा ईयर लेते हैं, वहां पे हम फाइनेंशियल ईयर लेते हैं। गॉट इट। अब यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट है, ये भी आती है डिफिनेशंस। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। ये आप हर एक पेपर में देखोगे, चाहे सैक 1 की बात करेंगे, सैक 2 की बात करेंगे या एसीसी की बात करेंगे, वहां पे आपको कैपिटल एंड जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, कैपेक्स या ओपेक्स मॉडल आएगा ही आएगा। अब इनको मैंने डिफाइन किया है, इनको मैंने डिफरेंशिएट किया है, क्योंकि डिफरेंशिएट करना इनका लाजमी बनता है, क्योंकि वाइल जब हम डिफरेंशिएट चीज़ को करेंगे ना तो तभी हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे चीज़ को अच्छे से। अब सिंपल है, ये उतना ज़्यादा नहीं है, 2 मिनट्स में ये हम ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैपेक्स क्या होता है, ओपेक्स क्या होता है। कैपेक्स आपका सिंपली अगर हम देखेंगे वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओपेक्स आपका सिंपली ऑपरेटिंग या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह लीजिए, ठीक है ना। अब कैपेक्स क्या होता है, देखो कैपेक्स मतलब होता है जब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बनेगा ना तो सिंपली मीन्स कॉस्ट ऑफ परचेजिंग एंड अपग्रेडिंग फिक्स्ड एसेट्स। वो कैपेक्स मीन्स सिंपली वो कॉस्ट जिससे हम फिक्स्ड एसेट्स को परचेज कर सकते हैं और इनको अपग्रेड करेंगे, परचेज एंड अपग्रेड करेंगे, वो आपका आ जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल आप क्या ला रहे हो, आप बिजनेस में या आप गवर्नमेंट जो है वो क्या, अभी हम यहाँ पे फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बात करेंगे। गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस के लिए ये ना
वो क्या कर रही है गवर्नमेंट, वो एक ना मशीनरी ला रही है, ठीक है, या गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक बिल्डिंग बना रही है। अब जब गवर्नमेंट बिल्डिंग बना रही है ना, बिल्डिंग पे तो खर्चा लगेगा। अब ये खर्चा किस में हम देंगे, ये खर्चा जो होगा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है ना, इसका बेनिफिट होता है मोर देन 1 ईयर। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैन जो है कीवर्ड जो है कीवर्ड, जैसे हम मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर को मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वो है ये कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट होता है मोर देन 1 ईयर। कैसे, मैं समझाता हूं। देखो, आप अगर ऑफिस में बैठे हो, गवर्नमेंट ऑफिस में बैठे होते हो, वहां पे आपको फर्नीचर मिलेगा। अब वो जो फर्नीचर है ना, उसका बेनिफिट आप कितने सालों तक लोगे? ओएसली मोर देन 1 ईयर। तो वो जो एक्सपेंडिचर कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी? आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर। या आप अगर गवर्नमेंट बिल्डिंग में बैठे हो, वो जो बिल्डिंग है ना, उसका फायदा कितनी देर तक आप एग्जॉस्ट कर सकते हो? मोर देन 1 ईयर कर सकते हो ना, कर सकते हो ना। तो वो भी किस में आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन सिंपली क्या कि कॉस्ट ऑफ परचेजिंग एंड अपग्रेडिंग फिक्स्ड एसेट्स। अब यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स की बात होती है। किसकी बात होती है? फिक्स्ड एसेट्स जो होती है, जो एक ही जगह होती है, जो एक ही जगह होते हैं ना, जो हम एक ही जगह रखते हैं, उनको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। अब जो कॉस्ट हमें लगेगा किन को परचेज करने में, फिक्स्ड एसेट्स मीन जो हम एक ही जगह रखते हैं, ठीक है ना, और उनको अपग्रेड करने में वो क्या कॉस्ट क्या कहलाता है आपका? वो कॉस्ट कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसका बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर मिलेगा। अब दूसरा होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर मीन सिंपली वो कॉस्ट जिसको उसको सपोर्टिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सपोर्टिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। तो वो कॉस्ट जिसे आप डे टू डे एक्सपेंसेस जो है ना, वो मीट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको वेज देनी पड़ेगी। वेजेस जब आप दे रहे हो ना, तो ये किस में आएगा? ये आपका आएगा इसमें, रेंट आपका होगा। तो रेंट किस में आएगा? कमीशन आपका, डेप्रिसिएशन आपका, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जो चार्जेस होते हैं ना, वो डे टू डे होते हैं ना, जो डे टू डे जो खर्चात होते हैं ना आपके, गॉट इट, डे टू डे जो खर्चात होते हैं ना आपके, वो आपका आएगा किस में? वो आपका आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में, ठीक है ना, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, या ओपेक्स मॉडल इसको कहा जाता है। क्योंकि इसका बेनिफिट जो होता है वो विद इन द ईयर हम एग्जॉस्ट करते हैं। अब जिसका बेनिफिट हम जो लेंगे मोर देन 1 ईयर, वो किस में आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। जिसका बेनिफिट हम, अब फॉर एग्जांपल कल बहुत सारे ऐसे टर्म्स जो होंगे वहां पे दिए होंगे कि आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। तो आप कैसे कर सकते हो? आप सिंपली पहले ये देखो कि इसमें कौन सा फिक्स्ड एसेट है। तो मैंने यहाँ पे बोला ना, जाओ जो भी फिक्स्ड एसेट आ जाएगा वो कहाँ पे लोगे आप? कैपिटल एक्सपेंडिचर में, गॉट इट। अब जिससे आप डे टू डे ये जो एक्सपेंस मीट कर सकते हो, वो कहाँ पे लोगे आप? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। और ये भी देख सकते हो कि किसका फायदा मोर देन 1 ईयर, तो वो कहाँ पे आएगा? आपका कैपिटल एक्सपेंस में। जिसका फायदा सिर्फ उठा सकते विद इन द ईयर, वो कहां पे आपका आएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में, ठीक है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर को दिखाते हैं हम बैलेंस शीट में। कहां पे दिखाते हैं? बैलेंस शीट में दिखाते हैं। क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है ना, इसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, और वो भी कहां पे? एसेट साइड में। कहां पे दिखाते हैं? एसेट साइड में। क्यों? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर से आप फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हो ना, तो फिक्स्ड एसेट्स यूजुअली कहां पे आएंगे? बैलेंस शीट में, गॉट इट। अब यहां पे देखेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर को क्या करेंगे? इसको डेबिट हम करेंगे। इसको डेबिट हम कौन सा करेंगे? जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं ना, वहां पे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, यानी रेवेन्यू एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, ठीक है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर सिंपली नॉन रैकरिंग। अब यहां पे हम ये नहीं बोल सकते कि नॉन रैकरिंग, हम ज्यादातर ये भी कर सकते हैं, नो डाउट। अब ये होता है नॉन रैकरिंग, ये कंटिन्यूसली नहीं होगा। मतलब नॉन रैकरिंग होता है जो आपका होता है क्या, जो आपका कंटिन्यूसली नहीं होगा इनकर। अब रैकरिंग होता है जो कंटिन्यूसली इनकर हो जाएगा, ठीक है ना। अब साथ ही साथ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, इससे क्या करते हैं, जो इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस होती है ना, वो इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि हमें बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा इनकम आ सकता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनकम या यूं कहे बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। वो कैसे? कैपिटल एक्सपेंडिचर से। और ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर से क्या है? फॉर मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस। आप बिजनेस को मेंटेन करने के लिए आप जो भी एक्सपेंडिचर आपको लगेगी वो आपको आ जाएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गॉट इट। आगे जाएंगे, पढ़ेंगे अप्रोप्रिएशन क्या होता है, ठीक है ना। अब अप्रोप्रिएशन को हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। देखो अप्रोप्रिएशन होता क्या है, ठीक है। आपने बहुत बार देखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस में अप्रोप्रिएशन, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखा है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। जब प्रॉफिट होता है ना हमारे बिजनेस में, फिर हम इसको डिवाइड करते हैं ना। हम इसको रखते हैं जनरल रिजर्व में, थोड़ा सा हम इसको प्रॉफिट में आधा सा रखते हैं, जनरल रिजर्व में रखते हैं ना, आधा रखते हैं प्रॉफिट में रखते हैं ना, ठीक है ना। तो वैसे है अप्रोप्रिएशन, बिल्कुल वैसे ही है अप्रोप्रिएशन, बिल्कुल वैसे। लेकिन मैं इसको अच्छे अंदाज में आपके साथ जो है वो आपके साथ जो है डिस्कस करने वाला हूं। देखो अगर आप जनरल फाइनेंशियल रूल्स की बात करोगे, वहां पे अप्रोप्रिएशन को कैसे डिफाइन किया गया, वहां पे इसको बोला है कि मींस द असाइनमेंट टू मीट द स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर ऑफ फंड्स इंक्लूडेड इन अ प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन। मतलब सिंपली असाइनमेंट यहां जहां पे आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका एक्सपेंडिचर होगा वो आप मीट कर सकते हो किन में, जो आते हैं किस में, प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन में। अब यहां पे इसको पूरी तरीके से डिफाइन नहीं किया गया, मैं इसको पूरी तरीके से डिफाइन करता हूं। देखो अप्रोप्रिएशन क्या होता है, पहले मैं इसको लेमैन्स लैंग्वेज में अप्रोप्रिएशन में जो है वो डिफाइन करता हूं, फिर आगे जाते हैं। देखो अप्रोप्रिएशन क्या होता है। अप्रोप्रिएशन होते हैं सिंपली जब भी फंड्स आते हैं ना डीडीओ के पास, किसके पास आते हैं, डीडीओ के पास। जब भी फंड्स आते हैं ना डीडीओ के पास, ठीक है, तो उसको जो फंड्स आते हैं ना वो आते हैं एज पर हेड,
वो आते हैं एज पर हेड। क्या आते हैं? एज पर हेड फॉर मेकिंग द एक्सपेंडिचर। डीडीओ क्या कर रहे हैं? डीडीओ को एक्सपेंडिचर करना है। अभी मैंने डीडीओ क्या बोला? डीडीओ मैंने बोला वो जो रिसीव करेगा और जो वो एक्सपेंड करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, वही तो है डीडीओ। डीडीओ का काम ही है, वो तो रिसीव करता है और ये एक्सपेंडिचर करता है या पे करता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएशन मतलब क्या होता है? अप्रोप्रिएशन मतलब होता है बेसिकली ये फंड्स होते हैं, ये फंड्स होती है, ये फंड्स की अलॉटमेंट होती है। जब फंड्स अलॉट किए जाते हैं ना, जब आपका बजट बनता है ना, तो फिर फंड्स तो अलॉट हो जाएंगे, लेकिन फंड्स अलॉट हो जाएंगे हर एक हेड के लिए सेपरेटली। इस हेड में इतना आएगा आपका, इस हेड में इतना आएगा, इस हेड में इतना आएगा, इस हेड में इतना आएगा। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। आप देखो ईद पे क्या होता है, आपका फादर जो होता है ना, फॉर एग्जांपल उसके दो बेटे हैं, एक बाप है उसके दो बेटे हैं, फॉर एग्जांपल एक बाप उसके दो बेटे हैं। अब वो क्या करता है, अब बाप जो होता है ना, उसके पास तो पैसे है, वो क्या कर लेगा, वो एक बेटे को देगा, ये लो 500 रुपया आपका रोटी ला, दूसरे को देगा ये लो 1000 रुपया, इसको क्या ला, इसको मीट ला, ठीक है ना। अब वो ये इस फंड्स को क्या कर रहा है, इस फंड्स को क्या कर, इसको सेग्रीगेट कर रहा है ना, इसको अप्रोप्रिएशन इसकी हो रही है ना, इन फंड्स की अप्रोप्रिएशन हो रही है ना, लेकिन स्पेसिफिक हेड्स में। पहला हेड क्या है, मीट के लिए अलग रखा गया, दूसरा क्या है कि ये ना रोटी के लिए अलग रखा गया। तो वैसे होता है आपका, बिल्कुल वैसे होता है अप्रोप्रिएशन। आगे समझ, अप्रोप्रिएशन बिल्कुल वैसे होता है। अप्रोप्रिएशन मीन्स अलॉटमेंट ऑफ फंड्स। यहाँ पे फंड्स को अलॉट किया जाता है, किसको किया जाता है? डीडीओ को, अंडर स्पेसिफिक हेड, किसी स्पेसिफिक हेड में फॉर मेकिंग द एक्सपेंडिचर। आप जी एक्सपेंडिचर कीजिए, आपको हमने अलॉट फंड्स किए जी इस हेड में, अब आपको कर रहे हैं, तो यही है अप्रोप्रिएशन। गॉट इट? सिंपल। अब इट कैन बी बेटर डिफाइंड एज द अमाउंट ऑथराइज्ड फॉर एक्सपेंडिचर अंडर स्पेसिफिक यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन हेड। अब स्पेसिफिक यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन जो होगा ना, वो होता है हेड। क्या होता है? हेड। जिन हेड में ये हम अलॉट करते हैं फॉर मेकिंग द एक्सपेंडिचर। गॉट इट? इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द अलॉटमेंट ऑफ फंड्स इन द बजट। जब वही वो मैंने पहले ही बोला, बजट जब आपका बनता है ना, बजट में क्या होता है, आपके फंड जो है वो अलॉट किए जाते हैं वेरियस यूनिट्स ऑफ अप्रोप्रिएशन में, वेरियस अकाउंट हेड्स में। जब बजट बनता है ना, फिर फंड्स अलॉट होते हैं इसी बजट में, किसमें? इनटू वेरियस यूनिट्स ऑफ अप्रोप्रिएशन, अकाउंट हेड्स में। तो फिर वो किसके लिए आते? फिर वो आपको यूज कर रहे होंगे ना। फॉर एग्जांपल टीए में आपका इतना होगा, सैलरी में आपका इतना होगा, तो सैलरी जो है ये एक अलग हेड है, टीए जो है ये अलग हेड है। तो क्या होगा अप्रोप्रिएशन? तो अप्रोप्रिएशन होगा सिंपली अलॉटमेंट ऑफ फंड्स। अब बोलो, अलॉटमेंट ऑफ फंड्स किसको? डीडीओ को, अंडर स्पेसिफिक हेड फॉर मेकिंग एक्सपेंडिचर। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। अलॉट फंड्स किए जाते हैं डीडीओ को अंडर स्पेसिफिक हेड, ताकि वो एक्सपेंडिचर कर सकता है, वो सैलरी में इतना कर सकता है, टीए को इतना मिलेगा तो वो फिर एक्सपेंड इतना करेगा, ठीक है ना। ये आपका अप्रोप्रिएशन आता है, ठीक है। गॉट इट? अब ये था अप्रोप्रिएशन। अब हम यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन, यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन आप सब शायद समझ गए होंगे। यहाँ यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन मीन्स यहाँ पे अकाउंट हेड, यहाँ पे अकाउंट हेड कहलाता है, ठीक है ना। तो उस अकाउंट हेड से फॉर एग्जांपल सैलरी, ये आपका यूनिट हेड आ जाएगा, टीए ये अलग यूनिट हेड है ना, अलग अलग, जिसमें हम अलॉट जो फंड्स करते हैं वो अलग अलग हेड्स में करते हैं, वही होता है यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन। अब प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन क्या होता है वो हम समझेंगे, ठीक है ना। अब प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन कहा जाता है, अगर आप जीएफआर देखोगे ना 2017, वहां पे सिंपली लिखा होगा कि यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन रेफर टू एन रूल 8 ऑफ द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स। वहां पे इसको लिखा गया है सिंपली वो यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन जो कहाँ पे आपको जिसकी ये सब जानकर आपको ये पता चला कि प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन सिंपली मीन्स वो कि जिस हेड पे, देखो यहाँ पे होता है एक तो प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन, दूसरा होता है सेकेंडरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन। प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन होगा सिंपली मीन्स सब हेड या स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपके टीए में आएगा ये आपका प्राइमरी बन, या सैलरी में आएगा ये आपका, अगर सैलरी को फिर हम डिवाइड कर लेंगे ना, सैलरी में से फिर निकालेंगे ना, वो आपका सेकेंडरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन बन जाएगा, ठीक है ना। तो आगे जाएंगे, आगे और चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे हम समझेंगे रीअप्रोप्रिएशन। अब रीअप्रोप्रिएशन क्या होती है वो हम समझेंगे। देखो रीअप्रोप्रिएशन की बात अगर हम करेंगे, अगर हम फंड्स को हमें ट्रांसफर करना है ना फ्रॉम प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन टू अनदर यूनिट, फ्रॉम प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन टू अनदर यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन। देखो होता क्या है मैं समझाता हूँ। देखो यूजुअली क्या होता है मैं समझाता हूँ क्या होता है रीअप्रोप्रिएशन। फॉर एग्जांपल आपके दो हेड्स हैं, क्या है आपके दो हेड्स हैं, एक हेड में आपका है 1600, ठीक है, और दूसरे हेड में आपका 1000। कितने हेड्स हैं? दो हेड्स है ना, एक में कितना है 1600 और दूसरे में कितना है 1000। अब आपको क्या लग रहा है, आप इस बात से वाकिफ है कि मुझे जी है जो यूनिट 1 है, जो हेड 1 है, जो हेड 1 है, हाँ, जो प्राइमरी यूनिट है ना, यहाँ पे प्राइमरी यूनिट ये क्योंकि हेड ही होता है ना प्राइमरी यूनिट, फिर हेड को अगर हम डिवाइड करेंगे ना सेग्रीगेट, वो बनेंगे सेकेंडरी यूनिट। तो यूनिटी यहाँ पे होता है प्राइमरी यूनिट सिंपली। अब जो प्राइमरी यूनिट जो होता है ना, हाँ देखो, अब देखो यहाँ पे, अब रीअप्रोप्रिएशन क्या होता है? रीअप्रोप्रिएशन मीन्स सिंपली एक हेड में आपको कितने 1600, दूसरे हेड में कितने आपके 1000, ठीक है। अब आप इस बात से वाकिफ हो कि आप कह रहे हो कि मुझे ये जो हेड है इसमें 1600 जो है मेरा फंड, लेकिन इसमें 1600 मुझे जो है इसमें इतना जो है इतना एक्सपेंसेस मुझे जो है इतना खर्चा नहीं लगेगा, मुझे इसमें लगेगा टोटल कितना 1200, कितना लगेगा 1200,
ठीक है। अब बचे कितने 400, और यहाँ पे आपको लग रहा है मुझे 1200 नहीं लगेंगे, मुझे लगेंगे 1400। कितने लगेंगे 1400। तो यहाँ से हम इस यूनिट हेड से यहाँ से उठा सकते हैं और ट्रांसफर किस में कर सकते हैं, इस वाले में कर सकते हैं। लेकिन जब आपको पता होगा, ये नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते, आपने क्या किया, आपने यहाँ से उठाया और इसमें कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा तभी जब आपको पूरा पता होगी, जब आपकी पूरी इल्मियत होगी कि नहीं मुझे इतना ही इसमें लगेगा, देन आप इस हेड से उठा सकते हो और इस हेड में डाल सकते हो। वही होता है रीअप्रोप्रिएशन, यानी ट्रांसफर ऑफ फंड्स को करते हैं फ्रॉम वन प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन टू अनदर साइड प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन। गॉट इट। अब आगे जाएंगे, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रीअप्रोप्रिएशन मतलब होता है ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम वन हेड टू अनदर हेड विद इन द सेम ग्रांट। अब यहाँ पे है सेम ग्रांट, अब डिफरेंट ग्रांट में आप नहीं कर सकते हो। व्हेन इट इज फेल्ट दैट एक्सपेंडिचर अंडर फार्मर हेड शैल बी लेस ड्यूरिंग द ईयर दैट, जो अभी मैंने बोला, जब आपको ये पूरा कंफर्म होगा कि फार्मर हेड जो जिससे मैं मतलब ट्रांसफर कर रहा हूँ दूसरे हेड में, कि उसमें उतना खर्चा मुझे नहीं लगेगा, देन आप कर सकते हो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि व्हेन इट्स एंटिसिपेटेड और नून दैट द अप्रोप्रिएशन अंडर यूनिट विल नॉट बी यूटिलाइज्ड इन फुल फॉर दैट। ये इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि जहाँ पे ये आप पहले एंटिसिपेट करते हो और आपको पता होगा कि फुल में हम ऐसे यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कौन कर सकता है ये रीअप्रोप्रिएशन, कौन कर सकता है? ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कर सकता है, एचओडी कर सकता है, कंट्रोलिंग ऑफिसर कर सकते हैं। उनके पास दे आर ऑथराइज, उनके पास पावर्स है कि वो रीअप्रोप्रिएशन कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है आफ्टर अब्जॉर्बिंग कोडल प्रोविजन। देखो हर एक, जब भी आप परचेज करोगे ना, अब इंपॉर्टेंट है, अब जब भी आप परचेज करोगे ना, तो परचेज के लिए आप ऑर्डर बनाओगे। सैंक्शन इज हियर बाय अकॉर्डिंग टू द परचेज ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑल द कोडल फॉर्मेलिटीज अंडर रूल इतना। देखो हर एक चीज में क्या होती है, कोडल फॉर्मेलिटीज करनी होती है। विदाउट कोडल फॉर्मेलिटीज आप जो है परचेज नहीं कर सकते हो। ठीक है। आप यहाँ पे ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है किस रूल के अंडर आप जो है कोडल मतलब क्या फॉर्मेलिटीज़ है, वो कोडल फॉर्मेलिटीज़ आप आगे आपको पता चलेगा कि कैसे हम वो कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, जब हम कोई ऑर्डर बनाते हैं ना, परचेजिंग का ऑर्डर, तो हम वहाँ पे मेंशन करते हैं सैंक्शन इज हियर बाय अकॉर्डिंग टू द परचेज ऑफ इतना आइटम्स आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑल द कोडल फॉर्मेलिटीज अंडर रूल इतना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कोडल फॉर्मेलिटी जो है वो इन कंसिडरेशन रखनी है, देन आप क्या कर सकते हो, ये ट्रांसफर कर सकते हो। और कौन किस के पास अथोराइजेशन है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के पास, एचओडी के पास, कंट्रोलिंग ऑफिसर्स के पास, वो रीअप्रोप्रिएशन जो है कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका है कि केसेस, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे अप्रोप्रिएशन मैंने देखा, अगर आप सिंपली वहाँ पे देखोगे एसीसी का 2024 जो पेपर है वो आप देखोगे, वहाँ पे आपका है डिफाइन अप्रोप्रिएशन। ठीक है। क्योंकि इससे अप्रोप्रिएशन जो आता है वो आता है 1 या 2 साल के बाद, या सैक 1 में आएगा, सैक 2 में आएगा, एसीसी में आएगा, अप्रोप्रिएशन आता ही आता है। इसीलिए मैं इसको अच्छे से डिफाइन करता हूँ कि आपके नोट्स भी यहाँ से प्रिपेयर हो जाए। अब केसेस जहाँ पे अप्रोप्रिएशन इज नॉट परमिसिबल, जहाँ पे परमिसिबल नहीं होगी। देखो सबसे पहले आप कैपिटल, आप ये नहीं कर सकते आप कैपिटल एक्सपेंडिचर उठाओगे और फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में करोगे, नहीं। या तो आपको कैपिटल टू कैपिटल करना है, या तो आपको रेवेन्यू टू रेवेन्यू करना है। यानी जब आप रीअप्रोप्रिएशन कर रहे हो ना, तो रीअप्रोप्रिएशन में आप ध्यान रखो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर फिर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकते हो, अगर रेवेन्यू है फिर रेवेन्यू में। गॉट इट। लेकिन वहां पे भी हाँ, यहाँ पे है एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द ये ना फाइनेंस। अब कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट का कंसेंट होगा, वहाँ पे आप कर सकते हो कैपिटल टू रेवेन्यू और रेवेन्यू टू कैपिटल। गॉट इट। लेकिन यूजुअली आपको क्या करना है, कैपिटल टू कैपिटल, रेवेन्यू टू रेवेन्यू। गॉट इट। ऐसी अगर ग्रांट, वन ग्रांट अनदर, अभी मैंने ऊपर ही बोला था, वन ग्रांट सिर्फ आप एक ग्रांट से दूसरे ग्रांट में नहीं कर सकते। नो नेवर। एक ग्रांट से दूसरे ग्रांट में नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट। हाँ, जब फाइनेंस डिपार्टमेंट कंसेंट कर सकते हो। और चार्ज टू वोट नहीं कर सकते हो, और ना वोटेड टू चार्ज। सिंपली आप क्या कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो, वोटेड टू वोटेड कर सकते हो। हाँ, अब और एक इंपॉर्टेंट, ये भी मतलब फॉर एग्जांपल आपका नया एक्सपेंडिचर को मीट करना है और वो बजट में इंक्लूडेड नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर बजट में आपका इंक्लूडेड नहीं है और कोई भी नया एक्सपेंडिचर आपको मीट करना है, क्या कर सकते हो, नेवर नहीं कर सकते हो। और एट द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर नहीं कर सकते हो। ठीक है। और ये भी फ्रॉम सैलरी यूनिट टू अदर यूनिट्स ऑफ अप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते हो। ठीक है। हाँ, और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे हम इंपॉर्टेंट क्या है, ऑल सच अदर केसेस, और बाकी केसेस वायर द प्रोविजन हैज बीन ओमिटेड बाय द लेजिस्लेचर फ्रॉम टाइम टू टाइम। जहाँ पे साफ तौर पे मना कर दिया है किसने, लेजिस्लेचर ने, कि आप नहीं कर सकते, वहाँ पे आप नहीं कर सकते, कटे तौर पे नहीं कर सकते। ठीक है। गॉट इट। तो ये थी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो आते हैं आपके रूल किस में, रूल आपके आते हैं रूल सेकंड में, यानी डेफिनेशन किस में आते हैं, रूल सेकंड में। अब यहाँ पे आपका अकाउंट ऑफिसर आएगा। अकाउंट ऑफिसर किसको कहते हैं, देखो अकाउंट ऑफिसर किसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, मीन इज द हेड ऑफ द ऑफिस ऑफ द अकाउंट्स और द हेड ऑफ द पे और हेड और अकाउंट्स ऑफिस सेट अप अंडर द स्कीम ऑफ द डिपार्टमेंटाइजेशन ऑफ द अकाउंट्स। अकाउंट ऑफिसर मतलब होता है जो आपका होगा हेड ऑफ द ऑफिस ऑफ अकाउंट्स, हेड ऑफ द ऑफिस ऑफ द अकाउंट्स, या हेड ऑफ द पे होगा, या होगा हेड ऑफ द ऑफिस ऑफ द अकाउंट्स, या होगा हेड ऑफ द पे, या होगा किसी भी अकाउंट ऑफिस का हेड अगर होगा
ठीक है ना। तो वो आपका कहलाएगा अकाउंट्स ऑफिसर। अब एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? एडमिनिस्ट्रेटर सिंपली होता है एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी बाय वट एवर नेम डेजिग्नेटेड। अब अभी हमारा एडमिनिस्ट्रेटर कौन है यहाँ पे? एलजी है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और ऑडिट ऑफिसर मीन्स कौन सा होता है? हेड ऑफ द ऑफिस ऑफ ऑडिट। जो ऑडिट करते हैं ना, वहाँ पे जो ऑफिस होगा ना, उसका जो हेड होगा ना, वही होगा आपका ऑडिट ऑफिसर। अब ये सारी डिफिनेशन है मैंने ज़्यादा नहीं लिया है क्योंकि वो सिंपल है, वो मतलब सेल्फ अंडरस्टूड, आप खुद भी लिख सकते हो उनको, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो जिस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, जो समझने वाली बात है, वो मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ जो है डिस्कस की हुई है। अब रूल 2 तो हमारा हो गया खत्म डेफिनेशंस के साथ। अब रूल 3 पे आते हैं। किस पे आते हैं? रूल 3, रूल 4 एंड रूल 5। अब देखिए यहाँ पे रूल 3 क्या कहता है? रूल 3 कहता है इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि इंटर डिपार्टमेंट कंसल्टेशंस। ये आपको समझ आया होगा कि इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशंस होते क्या है। इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशंस होते हैं सिंपली ये कि अगर कोई भी सब्जेक्ट होगा, अगर कोई भी सब्जेक्ट होगा या कोई भी मामला होगा, या कोई भी मामला होगा जहां पे एक डिपार्टमेंट नहीं बल्कि एक से ज्यादा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो। मैं क्या कह रहा हूं, अगर कोई भी सब्जेक्ट मैटर होगा, कोई भी ऐसा मसला होगा जहां पे एक से ज्यादा डिपार्टमेंट जो है होंगे, वो इन्वॉल्व होंगे, वहां पे आप ऑर्डर इशू नहीं कर सकते हो। वहां पे आप ऑर्डर जो है वो इशू नहीं कर सकते हो जब तक कि ना बाकी डिपार्टमेंट्स की क्या कंसेंट होगा, जब तक कि बाकी डिपार्टमेंट का कंसेंट नहीं होगा। देखो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ए और बी डिपार्टमेंट है। अब ए डिपार्टमेंट कोई पॉलिसी बनाता है जिससे बी डिपार्टमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब ये क्या होते हैं? ये होती है इंटर डिपार्टमेंट कंसल्टेशन। यहाँ पे दोनों डिपार्टमेंट की कंसल्टेशन लेनी जरूरी है ना, क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट का कंसल्ट होना चाहिए। वही है रूल 3। रूल 3 क्या कह रहा है? जब भी कोई ऐसा मसला हो, जब भी कोई ऐसा केस हो, जब भी कोई ऐसा मसला हो, तो उस सिलसिले में आप ऑर्डर इशू नहीं कर सकते हो, उस सिलसिले में आप ऑर्डर इशू नहीं कर सकते हो। हाँ, जब तक कि दोनों डिपार्टमेंट की कंकरेंस ना हो। अब अगर दोनों डिपार्टमेंट क्या होंगे, उनका कंसेंट मिलेगा कि जी हाँ कर सकते हो, देन कर सकते हो। अगर दोनों डिपार्टमेंट्स की कंकरेंस ना हो तो उस सिलसिले में जो डिसीजन लेगा वो लेंगे अंडर द अथॉरिटीज ऑफ कैबिनेट। वो अंडर द अथॉरिटीज ऑफ कैबिनेट, यानी कैबिनेट के हिसाब से वो डिसीजन जो है लिया जाएगा, ठीक है। नो डाउट अगर इनके बीच में जो होगा, मतलब कंसल्टेशन हुई, दोनों का कंसेंट, देन आप डिसीजन ले सकते हो। लेकिन रूल मतलब है यहाँ पे रूल 3 का आप सिंपली याद रखो ये कि जब भी कोई सब्जेक्ट होगा, कोई ऐसा मामला होगा जहाँ पे एक या दूसरे डिपार्टमेंट होंगे, इन्वॉल्व होंगे, अब उस सिलसिले में आप क्या करोगे? आप कोई ऑर्डर जो है वो इशू नहीं कर सकते हो विदाउट द कंकरेंस ऑफ द बोथ डिपार्टमेंट्स, और अगर फेलिंग सच कंकरेंस डिसीजन जो है हैज़ बीन टेकन आर अंडर द अथॉरिटीज ऑफ द कैबिनेट। गॉट इट। अब ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है, ये जीएफआर में सिंपली लिखा है, इन दिस रिगार्ड इट्स क्लैरिफाइड दैट इन एवरी केस in which a decision if taken by one department is likely to affect the transit of the business allotted to another department shall be deemed to be a case which concerns more than one department। तो यहाँ से ये क्लैरिफाई होता है कि कोई भी केस, कोई एवरी केस in which a decision if the department is taken by one, अगर कोई डिसीजन लेगा कोई एक डिपार्टमेंट, जैसे दूसरा डिपार्टमेंट जो होगा उसकी प्रोसीडिंग्स पे इफेक्ट पड़ेगा, उसकी मतलब बिजनेस करने की जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस उस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो उस सिलसिले में आपको क्या करना पड़ेगा? उस सिलसिले में आपको दोनों डिपार्टमेंट्स का कंसेंट लेना ही लेना है। अगर कंसेंट ना मिला देन अंडर द अथॉरिटीज ऑफ कैबिनेट जो होगा वो डिसीजन लिया जाएगा। गॉट इट। अब ये था इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन, रूल 3। अब आगे जाएंगे, अब आगे जाएंगे। देखो अब है आपका रूल 4, ठीक है ना। रूल 4 क्या कहता है? रूल 4 कहता है डिपार्टमेंट रेगुलेशंस ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। पहले हम डिपार्टमेंट रेगुलेशंस होते क्या है ये समझ लेते हैं, फिर डिपार्टमेंट, वहां पे क्या था? इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन। इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन आप लोगों को सबको समझा, वो क्या था? रूल 3। अब रूल 4 क्या है? डिपार्टमेंट रेगुलेशंस ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। पहले डिपार्टमेंट रेगुलेशंस को समझते हैं। डिपार्टमेंट रेगुलेशंस होता क्या है? देखो डिपार्टमेंट रेगुलेशन मतलब होता है कोई भी रूल या कोई भी रेगुलेशन इंप्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट। जब कोई भी रूल होता है ना, कोई भी रेगुलेशंस होती है ना, जो डिपार्टमेंट बनाता है ना और फिर वो इंप्लीमेंट करता है ना, या इंप्लीमेंट करता है, वो कहता है डिपार्टमेंट रेगुलेशन, उसी को कहते हैं। यानी यहाँ पे आप सिंपली लोगे रूल, यहाँ पे आप सिंपली क्या लोगे? डिपार्टमेंट रेगुलेशंस क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? डिपार्टमेंट रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, यानी कोई भी रूल अगर होगा किस कैरेक्टर का? फाइनेंशियल कैरेक्टर, जिसमें फाइनेंशियल इंप्लीकेशन इन्वॉल्व होंगे। कोई भी रूल जिसमें फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस इन्वॉल्व होंगे, वही होता है ना डिपार्टमेंट रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। डिपार्टमेंट रेगुलेशन मैंने क्या बोला? कोई भी रूल, कोई भी रेगुलेशन। फाइनेंशियल कैरेक्टर क्या होगा? जिसमें फाइनेंशियल इंप्लीकेशन इन्वॉल्व होंगे। आप समझते हैं। देखो ऑल डिपार्टमेंट रेगुलेशन इन सो फार एज दे एम्बॉडी और इंस्ट्रक्शंस ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर और हैव इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल बियरिंग मस्ट इनवेरिएबली मेड बाय और विद द अप्रूवल ऑफ द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। ये कहता है कि कोई भी रूल, कोई भी डिपार्टमेंटल रेगुलेशन जो कि क्या होगा? जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर इन नेचर होगा, जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर इन नेचर होगा, वो जो रूल होगा या जिसपे फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा, वो जो रूल होगा वो कौन बनाएगा? या वो तो बनाए, या आप वो बनाओ, या आप वो बना सकते हो विद द अप्रूवल ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बना सकती है।
कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी रूल होगा जिसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होंगे, ठीक है, जिसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होंगी, ठीक है, अब ये रूल आप नहीं बना सकते हो विदाउट द अप्रूवल ऑफ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ठीक है, या तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस खुद बनाएगी या उनका अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा, देन आप ये रूल बना सकते हो। ये सिंपल है, गॉट इट। अब यहाँ पे वही मैंने बोला है, व्हेनेवर डिपार्टमेंट हैज टू पास सम रेगुलेशन मीन्स रूल, जब भी डिपार्टमेंट को पास करना होगा कोई रेगुलेशन विच इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, जहां पे फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन जो है वो इन्वॉल्व होगा, द सेम मस्ट बी मेड बाय और विद द अप्रूवल ऑफ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। या तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बना सकता है या आप बना सकते हो, लेकिन आपको अप्रूवल कहां से लेना होगा? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से लेना होगा, गॉट इट। अब ये रूल अप्लाई करके आपको क्या मिलेगा? ये रूल कौन सा डिपार्टमेंट रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल रूल नंबर 4, ये रूल अप्लाई करके आपको होगा जो एक स्टेबिलिटी और इंटीग्रिटी जो फाइनेंशियल सिस्टम की है ना वो मेंटेन हो सकती है इन एन इफेक्टिव मैनर में, और साथ ही साथ इससे क्या हो, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस, और साथ ही साथ क्या हो सकता है कि आप ट्रांसपेरेंसी जो है वो कायम कर सकते हो, ठीक है ना। आप इसको फिर अपना बड़ा चढ़ा के बोल सकते हो, लिख सकते हो एग्जाम में, लेकिन रूल को समझ आना चाहे ना, अगर आपने रूल को समझ लिया आपको फिर बड़ा चढ़ा के लिख सकते हो, जी हाँ, फिर इसको इससे ऐसे होगा, इससे ऐसे होगा, लेकिन पहले तो समझना चाहिए ना कि रूल क्या कह रहा है। रूल कह रहा है यही कि कोई भी रेगुलेशन, ऑल डिपार्टमेंट रेगुलेशन जहाँ पे क्या इन्वॉल्व हो, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन जहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, वहाँ पे जो डिसीजन है, वहाँ पे जो रूल है, वहाँ पे जो रेगुलेशंस है, वो कौन बना सकता है? वो आप बना सकते हो, या तो वहाँ पे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बना सकता है या आप भी बना सकते हो, लेकिन आपको चाहिए अप्रूवल ऑफ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ठीक है। अब ये तो रूल 4 था, अब रूल 5 पे जाते हैं। अब यहाँ पे सिंपल है, रिमूवल ऑफ डाउट्स। रिमूवल ऑफ डाउट्स मीन्स अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट होगा, व्हेनेवर अ डाउट अराइजेस ड्यूरिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी प्रोविजंस ऑफ दिस रूल्स द मैटर शैल बी रेफर्ड टू द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस फॉर डिसीजन। देखो, अगर ये रूल्स है फाइनेंशियल रूल्स 2017 में फ्रेम किए गए कि नहीं किए गए, अगर आपको इंटरप्रेट करने में आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है, यार मुझे दिक्कत हो रही है इंटरप्रेट करने में, आपके मन में कोई डाउट अराइज हो रहा है, मुझे इनको इंटरप्रेट करना नहीं आता है ना, मतलब पूरी तरीके से इंटरप्रेट नहीं, क्योंकि आपको तो ये रूल्स यूज कर रहे हैं ना गवर्नमेंट डीलिंग्स में, तो आप इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे, तो उस सिलसिले में आप क्या कर सकते हो? उस सिलसिले में आपके मन में जो ये आ गया, ये मन में आपके एक डाउट आ गया, अब ये रेफर कर सकते हो कहाँ पे? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस फॉर डिसीजन, और वहाँ से मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से है, वहाँ से आपको फिर जो है रूल समझाया जाएगा कि आपको करना क्या है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे समझाता हूँ, मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल मैं गवर्नमेंट ऑफिस में बैठा था, मैंने किया काम ये कि मैंने ऑर्डर निकाला एक मतलब ना रेजिग्नेशन ऑर्डर निकाला। रेजिग्नेशन 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है वॉलंटरी रेजिग्नेशन, दूसरी होती है आपकी टेक्निकल रेजिग्नेशन। टेक्निकल रेजिग्नेशन होती है वो जो इन सर्विस कैंडिडेट्स देते हैं, और वॉलंटरी रेजिग्नेशन देते हैं वो जो इन सर्विस कैंडिडेट्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब मैंने जब रेजिग्नेशन ऑर्डर बनाया जो जिसका टेक्निकल रेजिग्नेशन था ना, मैंने उसको कंसिडर किया सिंपल रेजिग्नेशन। क्या किया? कंसिडर सिंपल रेजिग्नेशन, क्योंकि मुझे पता नहीं था। अब मुझे क्या करना क्या है? अब मुझे पता नहीं है, मैं रूल देख सकता हूँ JK CSR 230 में मुझे पता है कि टेक्निकल रेजिग्नेशन के हिसाब से मुझे करना। अगर इन केस मुझे ये नहीं पता कि मुझे क्या करना है, देन मैं किसको लिखूंगा? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, वो डाउट क्लियर कर सकता है। कोई भी मसला होगा ना गवर्नमेंट ऑफिस में, वो आप कहाँ पे भेज, यानी आपका कोई भी डाउट आ रहा है, वो आप मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, वो आपका वहाँ पे जो है वो आपको कह सकते हैं कि हाउ टू प्रोसीड द सेम, ठीक है। अब गॉट इट, यहाँ पे आपको पता चला रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 6 पे जाते हैं। रूल नंबर 6 होता है मॉडिफिकेशंस। रूल नंबर 6 क्या होता है? मॉडिफिकेशंस। अब देखो अब यहाँ पे द सिस्टम एंड प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश्ड बाय दीज रूल्स आर सब्जेक्ट टू जनरल स्पेशल इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर्स विद द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस मे इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखो मॉडिफिकेशंस किन की? यहाँ पे मॉडिफिकेशंस है इन रूल्स की, जो रूल्स 2017 में बनाए हैं ना, इनकी जो मॉडिफिकेशंस है ना वो मॉडिफाई कर सकता है कौन? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है ना। कौन कर सकता है? मिनिस्टर। और अगर अब कोई और डिपार्टमेंट चाहेगा कि मैं जी मॉडिफाई मुझे करना है, कोई और अथॉरिटी चाहेगी कि मुझे मॉडिफाई करना है रूल्स, लेकिन उसको भी अप्रूवल किसे लेना? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। यानी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस यहाँ पे आप हर जगह देख रहे हो। तो ये था लेक्चर नंबर 1। आई होप ये आपको लेक्चर नंबर 2 आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा आप कमेंट में लिखिए वायर आई हैव टू इम्प्रूव, मुझे सजेशन दीजिए, मुझे कमेंट कीजिए कि मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करना है। आई विल मतलब प्रोसीड अकॉर्डिंगली। बीइंग अ MCOM स्टूडेंट आई नो कि फाइनेंशियल रूल्स जो है ये इनको कैसे पढ़ाना है। स्टिल अगर आप मुझे कोई एडवाइस दे सकते हो, कोई सजेशन दे सकते हो, कमेंट में लिखिए, वेलकम फॉर दैट। इन केस अगर आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।